हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जैसा कि हम अपनी यूनिट को फिनिश कर चुके थे, अर्थात हम अपने फोर्थ चैप्टर को भी फिनिश कर चुके थे, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया, कि इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें एक बार पढ़ी थी वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ी थी फोर्थ चैप्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट है, एक सीक्वेंस वाइज वो चीज़ें अगर याद रहती हैं कि आपने क्या पढ़ा, तो आपको उनके रिलेटेड जो समरी है वो भी आपको याद में रहती है। जैसे कि फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, अब कल नहीं था, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होते ही। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी कि एक फलन एफजेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है वो हमने देखा था। जो आवश्यक प्रतिबंध हमने देखा था कि वो क्या होती हैं, CR समीकरण, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि दीज आर CR समीकरण, ठीक है ना। CR इक्वेशंस वो होती थी किसी भी फंक्शन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। और इसी के साथ साथ जो सफिशिएंट कंडीशन थी, पर्याप्त जो प्रतिबंध था, पर्याप्त प्रतिबंध में क्या था कि इनके जो फर्स्ट ऑर्डर के जो ये डेरिवेटिव हैं किसी भी फंक्शन एफ जेड में u और v के, वो कैसे होने चाहिए, संतत होने चाहिए, साथ ही साथ CR समीकरणों को भी संतुष्ट करने चाहिए, ठीक है। ये हम देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा था हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन अर्थात प्रसमवादी फलन। प्रसमवादी फलन, देखिए CR समीकरण से रिलेट हमने बहुत सारी चीजें मतलब क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ठीक है। फिर हमने देखा था हार्मोनिक फंक्शन यानी कि प्रसमवादी फलन, और प्रसमवादी फलन के लिए हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन एफ जेड में u v प्रसमवादी फलन होते हैं कब, जब वो लाप्लास समीकरण डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके की होती है लाप्लास समीकरण, उसको ये संतुष्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कॉन्जुगेट हार्मोनिक, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी प्रसमवादी फलन। संयुग्मी प्रसमवादी फलन में हमने देखा था कि जब एफ जेड यू प्लस आयोटा वी होता है, तो यहां पर जो v है, तो यहां पर जो ये v है वो u का संयुग्मी प्रसमवादी फलन होता है। और अगर हमने ये भी देखा था कि आयोटा इंटू एफ जेड की बात करता हूं, तो वो मुझे आयोटा u माइनस के v, यानी कि u जो माइनस b u जो होता है वो माइनस b का प्रसमवादी संयुग्मी फलन होता था, कुछ इस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। फिर संयुग्मी प्रसमवादी फलन को ज्ञात करने के लिए हमने मेथड देखा था, जो कि इंपॉर्टेंट थे। लास्ट एंड फाइनल चीज जो हमने देखी थी वो यही देखी थी कि किस तरीके से यदि आपके पास में u दिया गया है तो आप v कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर v दिया गया है तो u कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि फाइंडिंग द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के लिए एक तो हमने देखा था कि dv इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस के डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, जब आपके पास में u दिया हुआ होता था, ठीक है। तो यहां पर CR समीकरणों को यूज में ले लेते थे, यानी वो कैसे, ये हो जाता था डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस के डी एक्स प्लस के डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू डी वी, और ये वैल्यू आप दिए गए u से रख के इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। एंड लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर फोर्थ का जो पढ़ा था हमने वो था मिलने थॉमसन मेथड। और मिलने थॉमसन मेथड में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास में u दिया गया है तो हम डायरेक्टली दिए गए फंक्शन एफ जेड को किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, विच इज एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन z कॉमा 0 माइनस के आयोटा फाई टू ऑफ z कॉमा 0 इंटू डी जेड प्लस सी, यही किया था जब u दिया गया है, जब u दिया गया हो,
जहां पर हमने ये भी देखा था, जहां जो phi1 z कॉमा 0 होता है वो होता है डेल u अपॉन डेल x एट द पॉइंट z कॉमा 0। सही बात है। और phi2 z कॉमा 0 जो है वो डेल u अपॉन डेल y होता है एट द पॉइंट z कॉमा 0। सही है। तो जब u दिया हुआ होता था तब यहाँ पे माइनस आयोटा phi2 होता था और phi1 phi2 की वैल्यू डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y। और जब v दिया गया होता था, जब v दिया गया हो तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा साइन 2 जेड कॉमा 0। तो यहां पर ये प्लस था और यहां पर मीनिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट थी कि साइन 1 जो है वहां पर फाई 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स था, u का डेरिवेटिव, यहां पर v का विद रेस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट z कॉमा 0 एंड साइन 2 z कॉमा 0 इज डेल v अपॉन डेल x एट द पॉइंट z कॉमा 0। ये पूरी अपनी फोर्थ चैप्टर की समरी है जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस टू बी फंक्शन एनालिटिक। ठीक है, तो ये चीज हमने क्वेश्चंस में सॉल्व की थी। इसके साथ साथ कुछ फंक्शन को हमने हार्मोनिक भी देखा था कि वो है या फिर नहीं। और फाइनली हमने u और v यानी कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट किए थे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पूरी समरी थी हमारे फोर्थ चैप्टर की। तो एक बार अगर आप चाहो तो वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट और अपने लास्ट एंड फाइनल चैप्टर 5 पर। ठीक है, और चैप्टर 5 है अपना कन्फॉर्मल मैपिंग यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है स्टूडेंट्स? कन्फॉर्मल मैपिंग को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर मैपिंग क्या होती है। प्रतिचित्रण जो है वो होता क्या है, प्रतिचित्रण क्या होता है, या फिर इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण भी कहते हैं। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स अभी जब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की थी तो थोड़ी सी हमने ये देखा था कि हमारे पास में सम्मिश्र विश्लेषण में दो तल होते हैं, एक तो जेड तल और एक डब्लू तल। ठीक है, तो जेड तल और डब्लू तल में के लिए कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिससे कि हम जेड तल से किसी भी स्ट्रक्चर को हम डब्लू तल में जब हम उतारते हैं या फिर उसको प्रतिचित्रित करते हैं तो वो रिलेशन जो समीकरण होते हैं वही आपके रूपांतरण समीकरण या फिर प्रतिचित्रण समीकरण कहलाते हैं। तो इन जनरली जब हम कभी भी बात करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक साइड में जेड समतल है तो दूसरी साइड में डब्लू समतल है। तो जेड समतल में आप जिस तरीके का फिगर ड्रॉ करते हो विद रेस्पेक्ट टू गिवन कर्व, जो भी आपके पास में कर्व दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में जो भी आप जेड समतल में फिगर ड्रॉ करते हो उसी के लिए डब्लू समतल में कौन सा फिगर बनता है, तो वो जो रिलेशन होगा, वो जो आपस में रिलेशन होते हैं जेड समतल से डब्लू समतल में, वही रिलेशन हमें रूपांतरण समीकरण को देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कन्फॉर्मल मैपिंग यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिचित्रण या रूपांतरण। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण में सम्मिश्र फलन W बराबर एफ के ज्यामितीय निरूपण के लिए सम्मिश्र विश्लेषण में सम्मिश्र फलन, सम्मिश्र विश्लेषण में
सम्मिश्र फलन W इक्वल्स टू एफ जेड के ज्यामितीय निरूपण के लिए दो समतल के ज्यामितीय निरूपण के लिए दो समतल Z समतल तथा W समतल होते हैं। जहां बिंदुओं क्रमशः कौन कौन से बिंदु होते हैं जेड समतल में? जेड बराबर एक्स प्लस के आयोटा वाई, जिसे हम एक्स कोमा वाई भी लिखते हैं, तथा डब्लू समतल में डब्लू बराबर यू प्लस के आयोटा वी, जिसे हम यू कोमा बी भी लिखते हैं। ठीक है, तो जेड एक्स वाई और डब्लू यू बी में समीकरण u इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई तथा v इज इक्वल टू वी एक्स कोमा वाई के मध्य संगति स्थापित की जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से z समतल में जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, w समतल में जो u v कोऑर्डिनेट है, उनके बीच में एक संगति, एक रिलेशन स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा किसी फलन fz के किसी फलन fz के जेड समतल से डब्लू समतल में रूपांतरण को परिभाषित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब वही है कि जेड समतल होगा, डब्लू समतल होगा, तो जेड समतल से डब्लू समतल में आपस में एक संगति स्थापित की जाती है उनके कोऑर्डिनेट के बीच में। तो वही जो संगति स्थापित की जाती है, तो वो फलन एफ जेड के जेड समतल से डब्लू समतल में रूपांतरण को बताता है, और वही समीकरण आपका कहलाता है रूपांतरण समीकरण। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यदि आपको कुछ इस प्रकार का ये दिया गया है कि z इज इक्वल टू आयोटा माइनस के डब्लू अपॉन आयोटा प्लस के डब्लू, ये एक संगति दे रखी है, संगति स्थापित की हुई है उन्होंने, जो डब्लू समतल और जेड समतल यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट और यू बी कोऑर्डिनेट के बीच में है। तो इन्होंने कहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस रूपांतरण समीकरण के द्वारा जहां v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जहां पर v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो मैप करता है, यानी प्रतिचित्रित होता है मोड z लेस देन इक्वल टू 1 पर। ये आप देख सकते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 विच इज ऑन पेज नंबर 160। तो पेज नंबर 160 पर एग्जाम्पल नंबर 10 को हम समझते हैं कि आपके पास में एक रूपांतरण समीकरण इस प्रकार दिया गया है, जो कि एक्स वाई और यू बी कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन को बताता है। सही बात है। साथ ही साथ आपको यह भी दिया गया है कि हमें यह बताना है कि ये जो रूपांतरण समीकरण है वो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को किस पर मैप करता है? मोड z लेस देन इक्वल टू 1 पर प्रतिचित्रित करता है। ऐसे लिख दीजिए, प्रतिचित्रित करता है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास में कितना इजी हो जाता है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है,
कंडीशन दी गई है, बस हमें चाहिए क्या ये, यानी कि हमें मोड जेड चाहिए। जेड हमें दिया गया है तो क्या हम यहाँ से मोड जेड निकाल सकते हैं? तो देखिए जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस डब्लू क्या होता है, u प्लस के आयोटा भी, सो u माइनस आयोटा भी, क्योंकि माइनस 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 हो जाएगा, एंड आयोटा प्लस के u प्लस के आयोटा भी। तो यहाँ से आयोटा वाली टर्म को एक साइड रख देते हैं, सो माइनस के ऑफ u एंड दिस इज प्लस आयोटा एंड दिस इज 1 माइनस के v। ठीक है, आयोटा वाली टर्म एक साइड रख दी, और ऐसे ही यहाँ पे नीचे u प्लस के आयोटा एंड 1 प्लस के v। ये हो गया अपने पास में z। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मोड z। सो मोड z इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा मोड ऑफ माइनस के u प्लस के आयोटा 1 माइनस के v अपॉन u प्लस के आयोटा 1 प्लस के v। अब देखिए हम जानते हैं कि मोड x प्लस आयोटा y क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि मोड ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां से अब देखिएगा ये क्या है, रियल पार्ट, सो अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी 1 माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन सिमिलरली अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के v का होल स्क्वायर। सही है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब चीज हमें मिल जाती है तो अब यहां पर हमें दो कंडीशन दी गई हैं। एक तो ये जब b इज इक्वल टू 0 है, एक जब v ग्रेटर देन 0 है। तो देखिएगा केस फर्स्ट कि जब v इज इक्वल टू 0 हो, तो जब v इज इक्वल टू 0 है तो मोड z कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, v की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0, यानी कि अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 यानी विच इज इक्वल टू 1। यानी कि जब v इक्वल टू 0 है तो मोड z किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, केस सेकंड हमारे पास में ये दिया गया है कि v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये तो दिया गया है, बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ये रूपांतरण समीकरण है वो इस चीज को इस पर मैप करता है। तो एक चीज हमने प्रूफ हो गई कि v जब 0 रखोगे तो मोड z बराबर 1 आ गया, तो मोड z बराबर 1 की कंडीशन आ गई। अब हमें चाहिए कि जब v ग्रेटर देन 0 है तब देखिए v ग्रेटर देन 0 होता है स्टूडेंट्स, तब हमारे पास में जो 1 माइनस वी स्क्वायर होता है, देखिए तब 1 माइनस के v का होल स्क्वायर, हमारे पास में दो टर्म है इसमें मोड z में, एक तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, एक 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम जानते हैं कि जब v ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन हो जाता है किसके, 1 प्लस बी के होल स्क्वायर से। सही बात है, क्योंकि v तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो अब यहां से एक तो 1 में से ये माइनस हो रहा है जबकि यहाँ पे 1 में से ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ये वाली टर्म ऑब्वियस है वो बड़ी होगी। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, इसके साथ में हमें प्लस चाहिए यू स्क्वायर, तो दोनों तरफ यू स्क्वायर जोड़ देते हैं। सो यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन यू स्क्वायर प्लस के 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। सही बात है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आऊं, यू स्क्वायर प्लस के 1 माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। सही बात है। अब मुझे क्या चाहिए, अंडर द रूट ऑफ, तो दोनों तरफ अंडर द रूट ऑफ लगा दूं, तो दोनों तरफ रूट लगा दूं विच इज लेस देन 1, यानी कि रूट दिस, व्हाट इज रूट दिस, रूट दिस इज मोड z, यानी कि मोड z इज लेस देन 1। यानी कि स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ये कंडीशन लगाई v बराबर 0 तब तो मोड z 1 मिल गया, और जब कंडीशन लगाई v ग्रेटर देन 0 तब हमें कैलकुलेशन से मोड z मिल गया लेस देन 1। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है ये वाला, वो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर किस पर v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को किस पर मैप करेगा,
मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 पर। सही बात है ना, मोड जेड इक्वल टू 1 एंड मोड जेड लेस देन 1। इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं अतः दिया गया रूपांतरण समीकरण जो है, समीकरण v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 पर प्रतिचित्रित करता है। दिस इज हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके समझ में आए कि किस तरीके से एक मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक जो रूपांतरण समीकरण होता है उसमें हम जेड समतल से डब्ल्यू समतल में आपस में एक तरह से रिलेशन को व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये एक रूपांतरण समीकरण था जिसमें हमने ये देखा कि डब्ल्यू समतल के लिए जो भी फिगर बना उसमें v ग्रेटर देन इक्वल टू जो 0 था, यानी कि v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला जो पार्ट था वो जेड समतल में कहाँ मैप हो रहा था, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज द मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1? मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये सब कुछ। और व्हाट इज v ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये तो जेड समतल की बात हो गई। और v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि u और v वाला पार्ट यानी कि दिस इज v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, v ग्रेटर देन सॉरी ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, v का मतलब है ये ऊपर वाला पूरा पार्ट, क्योंकि इस पर ही तो ये पॉजिटिव होंगे ना b, ये सारी पॉजिटिव होंगे b, ये v है ये u है, यानी कि ये पूरा वाला पार्ट जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा w समतल का वो कहां पर मैप हो रहा है, जेड समतल में इस सर्कल पर। तो यही रिलेशन होता है जेड समतल से w समतल में जब हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से काम करता है कि जेड समतल से w समतल में या फिर w समतल से जेड समतल में फिगर को ट्रांसफॉर्म करता है, प्रतिचित्रित करता है। ठीक है, और बहुत सारे एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन के साथ, यानी अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो वो माइनर एक छोटा सा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, वो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी जो इतना कुछ पढ़ा है वही आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है यूनिट की तो कम ही काफी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।